देखो, आज की कहानी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस कहानी को आपके दिल तक ज़रूर पहुंचा पाऊंगा। कोशिश हर बार करता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मैं आपको कहानी सुनाऊं, समझाऊं, वो किरदार चलें आपकी आंखों के आगे जो मैं यहाँ से बता रहा हूं, तभी कहानी का मज़ा है। खैर, आज की कहानी आरती की है, ठीक है। और आप ये कोई भी जगह समझ लो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नितिन भाई हमारी जगह का नाम नहीं बताइएगा, मतलब जहां हम रहते हैं। कौन सी जगह लेते हैं, हरियाणा लेता हूँ, ठीक है। हरियाणा से आरती की कहानी है। और हरियाणा में आपने देखे भी हैं कि अभी खेत है, मौजूद है, ठीक है। अगर आप दिल्ली साइड आ जाओ तो कितनी खेती हो रही सबको पता है, नोएडा साइड भी आपको पता है कितनी खेती होती है, सबको पता है। तो ऐसे में हरियाणा उचित सही रहेगा, है ना। हाँ, तो ये हरियाणा से कहानी है और भेजने वाली आरती हैं। इनके घर में ये 4 लोग रहते हैं, ठीक है। मम्मी, पापा, आरती और इनका छोटा भाई। आरती जो है ये 12वीं कक्षा में है। 12वीं कक्षा में पूरा मन लगा कर पढ़ रही है और ये अपने क्लास में, मतलब अपने पूरे स्कूल में उन होशियार बच्चों में से है जिन्हें टीचर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पिता खेती करते हैं, लेकिन अब हालत कुछ ऐसी है कि पैर में एक न जाने किस तरह का एक, वो कहते हैं ना कि कभी खिंचाव हो जाता है, नस पर नस चढ़ जाना, मतलब कुछ इस तरह से होता है, या नस का जो पलट जाना होता है, तो वो एक तरह से ठहर गया है। तो डॉक्टर ने इन्हें आराम के लिए बोला है। अगर किसान आराम करेगा तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और हाँ, कुछ ऐसे भी घर होते हैं जिनमें अगर वो सुबह मेहनत नहीं करेंगे तो रात में रोटी नहीं मिलेगी। ये उसी तरह का परिवार है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि आपको बिना इतनी मेहनत करे आराम से रोटी मिल जाती है। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको रोटी की आवश्यकता सिर्फ एक की है और आपकी थाली में 2 है और एक वो डस्टबिन में जा रही है, तो आप बहुत 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 बुरा काम कर रहे हो। आपको पाप लगेगा। ये वैसे तो छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि तुझे पाप लगेगा, लेकिन मैं यहाँ से अपने आप को छोटा बच्चा मान के बोल रहा हूँ कि आपको पाप लगेगा अगर आपने अन्न का अपमान किया। प्लीज़ वेस्ट नहीं करना, खाना बहुत 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 ज़्यादा कीमती होता है। आरती जो है, ये मानिए कि अपने माता पिता के लिए वो आँख का तारा है जिस पर घर वालों को भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये चमकेगा ज़रूर। और हमारे ये जो दिन थोड़े से ख़राब दिख रहे हैं, इसे हमारी जो गुड़िया है, हमारी बिटिया, ये मतलब अच्छे एक बढ़िया समय में तब्दील कर देगी, बदल देगी, ऐसा इन्हें भरोसा है। पिता की तबीयत ख़राब रहती है, अब इनसे खेती अच्छे से हो नहीं रही है, खेत पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि इनकी व्यवस्था वैसी रही नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। दोनों पैर धीरे 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 जवाब दे रहे हैं। पैर में एक छोटी सी समस्या आई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको तकरीबन 15 दिन का वो कच्चा फ्रैक्चर होता है ना, वो करना होगा, घर पे आराम करना होगा। तो इन्होंने बोल दिया कि अगर मैं आराम करने बैठ गया तो मेरी बेटी, मेरे बच्चा, मेरी धर्मपत्नी खाएंगी क्या, ठीक है। और ये मौसम ऐसा है कि जिसमें ज़रूरी होती है खेती करनी, तो मैं घर पर बैठ तो सकता नहीं। इन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करा जो डॉक्टर ने बताया, उस बात में लापरवाही करी और नतीजा अब ये बहुत बहुत असमर्थ हैं चलने में। मतलब घर के दरवाजे तक भी आने में इन्हें सहारा लेना पड़ता है। और आज से 1 महीने पहले ये मानिए कि ये भागते दौड़ते रहते थे। स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब ये मोहताज हो गए हैं। जो इनकी बिटिया है वो अपने पिता को देखकर हर बार ये सोचती है कि मेरे पिता ने बचपन से आज तक इतनी मेहनत करी है और अब इनकी हालत ऐसी है कि मुझे इनकी बहुत सेवा करनी है, बहुत ज़्यादा सेवा करनी है, इनके लिए बहुत अच्छा एक समय, एक अच्छी लाइफ देनी है। लेकिन कैसे? मैं 12वीं में हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है इस वक्त? जो भाई है ये बहुत छोटा है, ये 7वीं कक्षा में है बच्चा, तो इससे तो अभी आप उम्मीद ना करो कि ये बाहर जाकर कुछ मेहनत करके 2 पैसे कमा कर लाएगा। लेकिन आज ज़रूरत है इन्हें पैसों की। आज 3 दिन हो गए हैं घर में सिर्फ एक ही टाइम खाना बन रहा है। ये गुड़िया समझ चुकी है, बिटिया समझ चुकी है कि घर में अब पैसों की, खाने की समस्या आ चुकी है। बेटे को नहीं पता, बेटे को ये बता दिया कि कुछ दिन के लिए व्रत चल रहे हैं और एक ही बार खाना बनता है इसमें 1 हफ्ते तक। लेकिन गुड़िया जो है अपने छोटे भाई को इतना लाड़ प्यार करती है कि अपने हिस्से की भी आधी रोटी उसे दे देती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब घर में ये जो स्थिति हो गई है ये सुधरेगी कैसे।
पिता के लिए समस्या और बढ़ गई, क्योंकि अब इनका एक पैर बिल्कुल से ऐसा हो गया कि वो वज़न ही नहीं उठा पा रहा। पहले तो दोनों पैरों पर धीरे धीरे करके ये सहारा लेकर चल रहे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल से ही असमर्थ हैं चलने में। और इनको फटाफट से कुछ लोग इकट्ठे होकर हॉस्पिटल लेकर गए। अब जब वहाँ गए हैं तो डॉक्टर जब तक बात कर रहा था, समझ रहा था, समझा रहा था, तब तक ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ा अजीब सा हो गया कि वो इन सभी का साथ छोड़ गए। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि ना ये सोचा, और सोचता भी खैर कौन है। कुछ समय में गुड़िया के मतलब बिटिया के 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, और आज इसके सामने पिता इसका साथ छोड़ गए हैं। ये बिल्कुल से एक तरह से ऐसी गुम हो गई कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। अपने आप को संभाला माता ने, क्योंकि अगर ये टूट गई तो घर बिखर जाएगा। अपनी गुड़िया को संभाला, अपने बेटे को संभाला। नाते रिश्तेदार आए, कुछ समय वो बैठे, 2 4 10 दिन जो भी होता है। उसके बाद आज इस घर में ये तीनों अकेले एक दूसरे को देखकर न जाने कौन से एक ऐसे माहौल में बैठे हैं कि जहां कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शब्द नहीं है। एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी संभाल रहे हैं। जो छोटा सा बेटा है वो अनजान है, उसे नहीं समझ आया ये सब, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि पिता हॉस्पिटल से घर नहीं आएंगे। अब बड़ा दुखदाई है कि ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशन में कोई आपके घर अपने पुराने पैसे लेने आ जाए। ऐसा ही हुआ। इनके गांव के जो ज़मींदार हैं, इनके घर पहुंचते हैं, तकरीबन 11-12 दिन हुए हैं। भाई साहब को गए और वो आ गया। हाँ जी नमस्ते, वो आपके पतिदेव ने मुझसे पैसे उधार ले रखे थे, और ये कागज़ पत्तर है जिसको उन्होंने एक तरह से अंगूठा लगाकर हाँ करा था। उनके साथ वकील साहब भी थे, उन्होंने बताया सब कुछ कि हाँ ये सही है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। और इनको भी पता था कि हाँ कुछ पैसे इन्होंने इनसे ज़मींदार साहब से उठाए थे। अब होता क्या है कि ये जो ज़मींदार हैं, इन्होंने वो कागज़ पत्तर दिखाकर कहा कि सिर्फ आपके पास 2 महीने का वक्त है, आप 2 महीने के अंदर मेरा पैसा जो है वो चुका दो, वरना आप ये खेत जो है छोड़ देना, ठीक है। और ये मानिए कि वो आधे से भी आधे दाम में चला जाएगा। जो माता जी हैं इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका पैसा देने की, हमें पता है कि आपसे पैसा लिया था इन्होंने और हम कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। हम आपको ज़रूर जो परेशानी हुई है उसके लिए तो माफ़ी चाहेंगे, 2 महीने में हम आपका पैसा ज़रूर दे देंगे। आदमी जब परेशान होता है और पीछे बच्चे खड़े हों तो झूठ बोलने में कोई समस्या है नहीं। बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे के लिए अगर झूठ बोला भी जा रहा है तो इसमें क्या गलत है। लोग कहते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन ऐसे में अगर ये जो माता जी हैं अपनी गुड़िया से, अपने बच्चे से सब कुछ बता दें तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक झूठ से कम कुछ दिन की शांति तो हुई। और ऐसा नहीं है कि ये चाहती नहीं है ये पैसे को लौटाना। अगले दिन सुबह से ही इन्होंने खेत पर जाकर काम करना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू करी। अब इसको देखा गुड़िया ने भी, वो भी पहुंच गई अगले दिन माता जी का हाथ बटाने के लिए, और उन्होंने कह दिया कि ना, मैं जो कर रही हूं ये मेरे भाग्य में है, लेकिन तेरा भाग्य बेटा तुझे लिखना है। तू सिर्फ पढ़ाई कर और अपने भैया को भी पढ़ा। मेरी जिंदगी में जो था सुख वो तो अब तू भी जानती है कितना है। बस आगे जो दुख आने वाले हैं उन्हें सिर्फ तेरे पढ़ाई से हम बदल सकते हैं। जीवन में खुशियां आ सकती हैं बिटिया अगर तू पढ़ लिख जाए। अलग बात है कि तू दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन वहाँ से कम मुझे याद तो करती रहेगी। उसने कहा कि माँ मैं आपको छोड़कर पहली बात कहीं नहीं जा रही, दूसरी बात 1 महीने बाद मेरा 12वीं में जो परीक्षा है मैं अपना नाम बदल दूंगी माँ, मतलब अगर मैं पूरे स्कूल में अव्वल ना हूँ, लेकिन मैं तेरी मदद भी करूँगी, पढ़ाई करूँगी। मैं मना नहीं कर रही, ना मैं पढ़ाई को छोड़ रही, लेकिन मैं तेरे साथ यहाँ मदद करूँगी। जिद्दी है, माँ की मदद के लिए रोज़ सुबह आ रही है। अब अगले दिन एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे तैसे करके इन्होंने मैनेज करा अच्छे से, मेहनत जितनी कर पाई, भाई नहीं आता था इन्हें इतना, लेकिन अपनी तरफ से खूब कोशिश करी इन दोनों ने। एग्ज़ाम्स आ गए,
बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करी इसने, रात दिन पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी इसने, खूब अच्छे से इसने एग्ज़ाम्स दिए। 2 महीने बीत गए भाई साहब, वो अपने पैसे लेने आ गए। पैसे तो अभी हैं नहीं, इनको खेत छोड़ना पड़ गया। इनके 2 खेत थे, दोनों ही चले गए आधे से आधे दाम में। कुछ उसने पैसे इन्हें दे दिए कि अब इस पर आपका कोई हक नहीं रहा और ये अब आप भूल जाओ। माँ ने बहुत हाथ जोड़े और कहा कि कुछ हिस्सा क्या आप छोड़ सकते हो, जो कि हम धीरे धीरे आपको पैसा उसका दे देंगे, कम से कम अपने घर के लिए कुछ सब्जी उसमें करवा लेंगे। मतलब होता है ना कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ सब्जी वहाँ उगा लेंगे। उसने मना कर दिया। उसने कहा ज़मीन का एक पैर रखने का भी हिस्सा नहीं दूंगा, अब से ये मेरी हुई, दोबारा इस तरफ देखना भी नहीं। तुम्हें मौका मिला था, तुमने नहीं करा, इसमें तुम्हारी गलती है। आज भी ये रोकर बस सो गए और एक दूसरे को फिर से दिलासा दिया। समय बहुत इनका खराब और कठिन चल रहा है और ऐसे में रिश्तेदार ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं जब आप परेशानी में होते हैं। आपको ज़रूरत है और आपके साथ कोई रिश्तेदार खड़ा है तो वो रिश्तेदार है, बाकी तो सिर्फ क्या ही बोलूं, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए वो आप जानते हैं, वो आपके दिल से निकला होगा शब्द कि वो तो बिल्कुल से, हाँ शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी कि आप यही बोलोगे। अब होता क्या है, इनके घर में इतनी समस्याओं के बीच एक खुशी का माहौल बन गया। बिटिया का रिजल्ट आ गया, वास्तव में क्लास में पूरे स्कूल में टॉप किया है। माँ को सम्मान मिला, घर के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी आए और बेटे को भी, मतलब ये मानिए कि स्कूल में अब बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि भाई मेरी दीदी इस स्कूल की टॉपर है। एक अलग से ही मतलब होता है ना, सीना चौड़ा हो जाता है भाई। बहुत अच्छा दिन रहा। मिठाई भी आई है आज घर में और न जाने कितने ज़माने बाद इन्होंने आज मिठाई चखी है। आंखों में आज भी आंसू हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो परेशानी के, दर्द के थे और आज खुशी के हैं, एक आत्मविश्वास के हैं और एक उम्मीद के आंसू हैं कि शायद अब वक्त बदलेगा, अब कुछ ठीक होगा। भाई साहब, एक कॉलेज से, बड़े कॉलेज से अपने आप इन्हें न्योता आया एडमिशन के लिए। आप जानते हैं कि एडमिशन के लिए कितनी परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन ये टॉपर है और इसके मैं नंबर आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। अब ये एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। वहाँ की पढ़ाई ये मानिए कि जब स्कॉलरशिप पे है तो समस्या नहीं है, लेकिन घर पर आज भी समस्या है पैसों को लेकर। माँ ने समस्याओं में से थोड़ी सी समस्या दूर कर दी, लोगों के घर चौका बर्तन करना शुरू कर दिया। अब 2 पैसे घर के लिए रोटी के लायक तो हो ही जाते हैं। और मुझे बताते में बड़ा अजीब लगेगा कि ये जिस घर में लास्ट में जाती थी, मतलब इन्होंने खुद बताया, जिस घर में ये लास्ट में जाती थी रात का खाना बनाने के लिए, वहाँ से 3-4 रोटियाँ ये मतलब बेईमानी से ले आती थी कि घर पर सब खा पाएंगे। गुड़िया बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, इंग्लिश भी पढ़ रही है, लेकिन रोटी के लिए समस्या आज भी है घर में। ये हर बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही बोलती है कि भगवान मुझे जल्दी से कॉलेज से बाहर करवाओ, मैं जल्दी से कॉलेज को, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके कहीं जॉब कर पाऊँ। बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, न जाने क्या ही होगा आगे। गुड़िया ने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई में बहुत मेहनत करी, और जो इनकी माताजी हैं इन्होंने भी रात दिन मेहनत करी है, लोगों के घर जाकर चौका बर्तन करना, झाड़ू पोंछा करना। खैर, समय बीत रहा है और ये कॉलेज से बस अब अगले महीने बाहर आने वाली है, यानी पास होने वाली है। अभी तक कोई ना वक्त बदला, ना बाबा शाम की यहाँ पर अभी तक एंट्री हुई है। समस्याएं उतनी ही हैं, बस उम्मीद बार बार आ रही है कि शायद पढ़ाई के बाद कुछ अच्छा हो। इस कॉलेज से भी टॉप करके जो निकली है वो लड़की यही है। इसे उम्मीद ऐसी थी कि जैसे मुझे कॉलेज से बुलावा आ गया था, ऐसे ही किसी कंपनी से बुलावा आ जाएगा। कहीं से कोई बुलावा नहीं आया। 1 महीना बीत गया, घर पर बैठी है। 2 महीने बीत गए और अब ये धीरे धीरे हार चुके हैं। जो माताजी हैं ये भी इतने समय से अपने आप को ये मानिए कि बिना आराम दिए काम करती जा रही थी, जिसकी वजह से अब इनकी भी हालत ज़्यादा काम करने लायक है नहीं। जो बेटा है, मतलब जो इनका भैया है, वो भी बड़ा हो रहा है और
कुछ उसकी भी ज़रूरतें हैं। साइकिल मांगी थी दीदी से गिफ्ट में बर्थडे पर। दीदी ने एक पुरानी किसी की साइकिल आधे दाम में जो मिल जाती है वो ला कर दी थी। जो बेटा है ये भी कुछ समझदार तो हो गया, इसलिए उसने भी उसमें कुछ नुक्स वगैरह नहीं निकाले कि नहीं मुझे तो नई चाहिए थी, मुझे तो ऐसी चाहिए थी, वैसी चाहिए थी। उसे भी वो साइकिल बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी लगी। अब होता क्या है कि ये लड़की 5 महीने हर जगह जाकर अपना इंटरव्यू देकर आई, लेकिन कहीं से कोई बुलावा नहीं आया। बस ये अब इस तरह अपने आप को कोसने लग गई कि मेरी किस्मत ही बेकार है, मैं किसी लायक नहीं। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाकर इतना बड़ा किया, ठीक है। जिस वक्त पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया उसके बाद से माँ, मेरी पिता भी है और मेरी माता भी है, मेरे भाई का भी ख्याल रखा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और मैंने पढ़कर ऐसा लगता है कि अपना वक्त ही खराब करा है। कहीं ना कहीं मुझे भी चौका बर्तन या किसी तरह का कोई काम मिल जाता तो ज़्यादा सही रहता, 2 पैसे और बनते। लेकिन गलत फहमी थी कि पढ़ लिख कर बड़े बन जाएंगे, पढ़ लिख कर मैं कुछ मदद कर पाऊंगी, घर में 4 पैसे जोड़ पाऊंगी, अपने भाई को अच्छे से कॉलेज स्कूल में। नहीं, सब बेकार की बातें हैं। पढ़ाई से किसी का कभी भला नहीं हुआ। इसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी है। आज घर में पहला वो दिन है जिसमें ये तेजी से चिल्लाई है माँ के सामने। पहला दिन है। माँ को पता नहीं था और उन्होंने पूछा कि बिटिया आज भी तो इंटरव्यू देने गई थी, कहीं कुछ हुआ? वो बहुत चिल्लाकर बोली कि माँ हमारी किस्मत में है ही नहीं, तो अब से मैं ये इंटरव्यू वगैरह नहीं दूंगी और मेरे लिए भी तुम कुछ ऐसा ही कहीं किसी घर में साफ सफाई का कुछ मिल जाए तो देखना। उन्होंने कहा तू उस कॉलेज की टॉपर है, तुझे अंग्रेजी भी आती है, तुझे 2-3 और भाषा आती है, पता नहीं क्या क्या बताती है तू। उसके बाद तू घर में झाड़ू पोंछा साफ सफाई करेगी, अरे किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर लगेगी तू। माँ हम जैसों के लिए कोई बड़ी नौकरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है माँ, मतलब मैं नहीं कर सकती, मेरे में वो बात है ही नहीं। जब ये हारने लगते हैं तो ना जाने कैसे कैसे ख्याल दिमाग में आने लग जाते हैं। आज इसने रोटी नहीं खाई और ये खाली पेट सो गई। मन बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही है और ये इन दोनों के साथ है। माँ भी परेशान है कि बिटिया को मैं कैसे समझाऊं कि परेशानियां आती हैं, लेकिन एक हल्की सी सूरज की किरण जो है वो ही पूरा रास्ता मतलब अच्छे से दिखा देती है। आप किसी गुफा में फंस जाओ कहीं अंधेरे में, आपको हल्की सी रोशनी कहीं से आने लग जाए तो आप उधर की तरफ बढ़ने लग जाते हो और एंड में वहाँ से आप बाहर आ जाते हो। अगर आपको कहीं रोशनी दिख रही है और आप उसकी तरफ से चेहरा मोड़ लो, घूम जाओ, पीठ कर लो, तो भैया आप तो अंधेरे में कल भी थे और आज भी हो। ये सूरज की किरण होती है ईश्वर, समझ रहे हो? अब होता क्या है कि ये माँ से बहुत नाराज़ है, अपने आप से नाराज़ है, भाई से नाराज़ है, ज़िंदगी से नाराज़ है। तो बस ये इस नाराज़गी में इंटरव्यू देने ही जा रही थी, लेकिन बीच में ही इसका मन ऐसा हो गया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी। तो एक इनके घर से कुछ दूर जाकर पेड़ था, ठीक है, जिसमें ये कभी बचपन में झूला बांधकर अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ झूला करती थी। उस पेड़ के नीचे बैठकर ये बहुत रो रही थी। आंख बंद करके इसने ईश्वर से एक छोटी सी बात मांगी अपने लिए, या तो कामयाब करो या मुझे उठा लो, क्योंकि मैं अपनी माँ को इस वक्त सहारा नहीं दे पा रही। ना मैं पिता के लिए कुछ कर पाई, ना माता के लिए कुछ कर पाई। धरती पर बोझ हूं। ऐसा कुछ बोल ही रही थी तभी इसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। इसने पलट कर देखा तो इसकी क्लास की एक बहुत खास दोस्त थी साथ में। उसको देखते के साथ ही आंसू पहुंचे और उसके गले लग गई और कहती है कि तू कहाँ से आई है, तेरी तो शादी हो गई थी और तू तो बहुत दूर कहीं चली गई थी और वापस इस गांव में। उसने कहा कि मेरी सारी बातें बाद में करूंगी, पहले तू बता, तू रो क्यों रही है, इतनी परेशान क्यों है? और मुझे पिता के बारे में पता चला, तू यहाँ लेकिन ऐसे कैसे बैठी है? उसने कहा कुछ नहीं, बस मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में क्या होगा। खैर तू बता अपने बारे में, तू यहाँ कैसे? मैं बहुत बुरी अपशगुन और ना जाने मुझे क्या क्या बोला गया, मैं समझी नहीं। हाँ, मेरी शादी हो गई थी। शादी होकर जब मैं वहाँ गई
तो मेरे पतिदेव का व्यापार जो चल रहा था अच्छा, वो ना जाने कैसे मंदी के दौर की तरफ को बढ़ा, तो उन्होंने मुझे अभागन समझा। मैं बुरी लगने लगी सबको और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने घर माता पिता के आ गई। उन्होंने भी मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए और कह दिया कि भाई जब तेरा ब्याह हो गया तो पति का घर ही तेरा घर है, यहाँ तेरा अब कोई मतलब रहा नहीं। उन्होंने भी मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कुछ गलत कदम उठाने जा रही थी और मैं पुल के ऊपर जैसे ही पहुंची हूं तभी मुझे जय श्री श्याम के नारे सुनाई दिए। मैंने जब पलट कर देखा तो बाबा श्याम के बहुत सारे भक्त हाथ में झंडा लिए उधर से जा रहे थे। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हम खाटू दरबार जा रहे हैं, खाटू श्याम बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे गुड़िया? अब उस बुजुर्ग की बात में इस तरह से प्रेम भाव था और ऐसा अपनापन लगा कि हाँ मैं चलूंगी। वो अम्मा बाबूजी दोनों मुझे बस तक लेकर आए और हम बस में बैठकर खाटू श्याम दरबार आए हैं। मैं नहीं जानती थी कि कौन है, मैं नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या करेंगे, लेकिन हाँ मैं अम्मा बाबूजी के साथ वहाँ पर आई हूँ। जैसे ही मैं बाबा श्याम के सामने आई हूँ और उसके बाद मैंने उनसे वो सारी शिकायत करी जो कि मेरे साथ हुआ, मेरे आंसू इस कदर बह रहे थे जैसे इस वक्त तेरे आंसू निकल रहे हैं। अम्मा बाबूजी ने वो सारी बातें सुनी जो मैंने बाबा श्याम से कही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज से गुड़िया तू हमारी बिटिया है। तू यकीन नहीं करेगी, मैं 3 साल उनके पास रही हूँ, 3 साल। और 3 साल तक मैं बाबा श्याम से इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ कि मैं बाबा से जो बोलती हूँ वो होता है। बाबा तेरी भी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ तू खुद बोल रही है कि तू हार चुकी है और सब जानते हैं कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। उसने कहा मैं नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन अब मेरे कहने से तू एक बार बाबा तक जा और वहाँ रोकर अपनी सारी बात बता दे। यहाँ मत रो, यहाँ तुझे देखने वाला सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। बाबा के सामने बाबा रोने नहीं देते, परेशान नहीं होने देते। सब गुड़िया जितनी भी हैं, मतलब बाबा से एक बार अरदास लगा दें और फिर उनकी बात पूरी ना हो, थोड़ा सा ये सोचने वाला विषय है। अब तू कहाँ रहती है? मैं अब अपने पतिदेव के साथ ही रहती हूँ। अभी तो तूने बताया था कि उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ, मैंने अम्मा बाबूजी के लिए वो सब करना चाहा और वो सब किया जिसके लिए अब उनकी आगे की जिंदगी अच्छी बीतेगी। तू जानती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने जॉब करी, मैंने वो पैसे इकट्ठे करे और उन दोनों के लिए रख छोड़े हैं। वो मज़े से रहते हैं। वैसे उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने मुझे कई बार कहा, लेकिन भाई बिटिया अपने माँ बाप के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, मेरे सगे नहीं, लेकिन सगों से बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। जब मुझे ज़रूरत थी मुझे आसरा दिया। पतिदेव को भी अकल आ गई जी। क्यों? क्योंकि व्यापार वापस चल उठा तो पता पड़ा कि मैं अपशगुन नहीं थी। हाँ, मैं तुझे ये भी बता देती हूँ कि व्यापार जो चला है उसमें सबसे बड़ा कारण भी बाबा श्याम है। मैंने किसी से बात करी थी, वो हमारी ही मंडली से हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमारे पतिदेव को दिलवाया। पतिदेव को पता चला, वो वापस आ गए और आज मैं अपने घर पर वापस हूँ बाबा श्याम की वजह से। तू मेरे साथ कल चल। अब ये दोनों आती हैं यहाँ श्याम दरबार, ठीक है? जय श्री श्याम लिख दीजिएगा, अपना नाम अपनी जगह। बाबा के सामने आने के बाद इस बिटिया के ऐसे आंसू निकले हैं, इसने अपने दिल की सारी बात कह दी कि मैं अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी माता ने मेरे लिए रात दिन मेहनत करी है और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मेरे पास ना नौकरी है ना खाने को। हम बहुत परेशान हैं बाबा। बस अब आखिरी ये दरवाज़ा है, इसके बाद मैं किसी दरवाजे को ना खटखटाऊंगी और ना कोई उम्मीद रखूंगी। ये आखिरी दरवाज़ा है, अगर यहाँ से मुझे कुछ मदद मिली तो ठीक, वरना ख़त्म, सब खत्म हो जाएगा बाबा। ये मानो कि ज़्यादा देर वहाँ मंदिर में खड़ी नहीं हुई है, बाबा से नज़रें नहीं मिला पा रही, क्योंकि आंसू रास्ता ही नहीं दे रहे कुछ देखने के लिए। ये बस में आकर बैठी है, दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए हैं और बस ये उदास है, परेशान है, रो रही है।
तभी इसकी वही फ्रेंड आती है और हाथ रखती है कंधे पर, कहती है कि अरे तू यहाँ कहाँ आ गई, वो अंदर तुझे टीचर ढूंढ रहे हैं। कौन से टीचर ढूंढ रहे हैं? आजा मैं मिलवा देती हूँ। आए हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत जो इनके गांव बोल देता हूँ, इनके गांव के बाहर जो सबसे बेहतरीन महंगा बहुत ज़बरदस्त स्कूल है ना, उसके प्रिंसिपल वगैरह वहाँ पर थे। उन्होंने इसे गुड़िया को देख लिया, इसे बुलवाया, वो सामने आई तो कहा कि आप हाँ हाँ मुझे जानते हो। अरे आपको टॉपर को कौन नहीं जानता, हमें बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, जय श्री श्याम। उन्होंने भी जी हाथ जोड़ा, जय श्री श्याम करा। उसके बाद आप कहाँ कौन से कॉलेज चली गई थी? वहाँ, अच्छा वहाँ जो स्कॉलरशिप पे थी, अच्छा वो आप ही हो? हाँ। अभी फ़िलहाल बेटा कहाँ, कहीं जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या जवाब दे कि रात दिन मेहनत कर रही हूँ लेकिन नौकरी नहीं लग रही। नहीं मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा। तो बाबा से अर्जी लगाने आई थी कि मुझे भी कुछ नौकरी मिल जाए। तो उन्होंने कहा देखो बाबा ने कितनी जल्दी सुन ली। मैंने कहा मैं समझी नहीं, बाबा ने आपकी कितनी जल्दी सुनी आपको पता नहीं है। बिटिया हम आपको अपने कॉलेज अपने स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो आप? हमें पता है कि आप में कितनी क्वालिटी है, आप कितनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, और बच्चों को ऐसी वाइस प्रिंसिपल का होने का बहुत बहुत लाभ मिलेगा, जिससे वो मैथ्स भी सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। और ऐसी कोई वाइस प्रिंसिपल होगी तो हमारे स्कूल में रौनक आ जाएगी। और आपका नाम जो सजेस्ट किया है वो उन्होंने ही करा था जो अभी फ़िलहाल में वाइस प्रिंसिपल हैं। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि वो रिटायर होने वाली हैं, ठीक है, वो मतलब छोड़ने वाली हैं स्कूल, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वहाँ एक गुड़िया रहती है, एक बिटिया आपका नाम लेकर, कि अगर उसे हम स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रखें तो बहुत अच्छा होगा। वो आपको बहुत मानती हैं और आपकी मम्मी को भी वो जानती हैं शायद। हो सकता है कि इनकी जो माता जी हैं उनके घर भी बर्तन वगैरह करने जाती हूँ शायद, मतलब मैं आइडिया लगा रहा हूँ। लेकिन गुड़िया ने कहा कि आप सच में मुझे वाइस प्रिंसिपल, तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में खड़े होकर हम क्या झूठ बोलेंगे? नहीं। और जब इनकी तनख्वाह बताई गई तो ये मानिए कि इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इतना तो मुझे, जो मैं अच्छी कंपनी में जाती तो वहाँ मैं 4-5 महीने भी नहीं जोड़ सकती थी, आप स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के इतने पैसे। उन्होंने कहा कि हाँ ईश्वर की मतलब कृपा से इस जगह सबसे बेहतरीन स्कूल हमारा ही है, सुविधाएं हैं ये तो बच्चों के, और उसी के हिसाब से आपका भी तनख्वाह बनता है। बोलो जय श्री श्याम। ये बाबा के सामने दोबारा गई और हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा मुझसे गलती हो गई कि मैं इतने समय आपसे दूर रही, मुझे अगर पहले पता चल जाता तो हो सकता है कि मैं अपने पिता को भी बचा लेती, हो सकता है कि मेरी माँ को भी वो सारे घर पर जाकर चौका बर्तन काम जो करना पड़ा ना करना पड़ता। उसके बाद से आज तक तकरीबन 11 साल हो गए इन्हें वहीं स्कूल में, और अब ये प्रिंसिपल है। इन्होंने ही अपनी कहानी मुझे भेजी है और इन्होंने कहा है कि नितिन जी आप जिस तरह से चाहो उस तरह से सुना सकते हो कहानी, भले ही हमारी रिकॉर्डिंग भी चलाओ, लेकिन जैसा आपने कहा वो ना मतलब सुनकर बड़ा अच्छा सा भी लगता है कि आपकी आवाज़ में जब कहानी सुनते हो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो फ़ोन पर आवाज़ है उसको यहाँ पर चलाएंगे तो थोड़ा सा लोगों को हो सकता है कि समझ नहीं आए, कुछ शब्द इधर उधर हो जाए, तो आप सुनाइएगा। तो मैंने आपने जो कहानी जिस तरह से बताई समझाई वो मैंने सुनाई। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार की तरह एक बार फिर बोलूँगा कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए, इट्स अप टू यू। आपको सच मानना है, मनगढ़ंत मानना है, आपके ऊपर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।